कितने लोगों का साइंस में इंटरेस्ट है? क्यों भाई? अच्छा, अखबार में एक आर्टिकल निकला है हिग्स बोसॉन पे, निकला है, गॉड पार्टिकल। क्यों निकला है? तो बहुत दिन हो गए इस बात को। फिर देखो, बहुत सिंपल सी बात है। एक जो हिग्स बोसॉन में वो पूछ सकते हैं व्हाट इज हिग्स बोसॉन, जिसको हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, उनका ये मानना था हिग्स का, चूंकि हिग्स नाम है जिन्होंने ये ढूंढा, जिन्होंने ये कल्पना की थी। तो हिग्स ने ये कहा था कि साहब जब बिग बैंग थ्योरी हुई और ये श्रिंक हुआ, तब किसी के पास कोई मास नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे फोटॉन्स में मास नहीं होता है, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन में मास होता है, इलेक्ट्रॉन में मास होता है ना। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जब ये श्रिंक हुई तो उस समय एक, उन्होंने कहा, एक फील्ड बना जिसको बोलते हैं हिग्स फील्ड। क्या बोलते हैं? हिग्स फील्ड बोलते हैं उसको। उनका कहना था कि जो हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट कर गया उसमें मास आ गया। किसमें मास आ गया? जो हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट कर गया उसमें मास आ गया, और वही पहला मास वाला पार्टिकल बना जिसको बोसॉन बोलते हैं। ठीक है, इससे वर्ड पड़ता है हमारा हिग्स बोसॉन। और ये हिग्स बोसॉन अभी तक तो इमेजिनेशन था हमारे लिए, लेकिन जब हमारा वो एक्सपेरिमेंट हुआ किस पर? लार्ज, हाँ बोलो, ठीक है ना, LHC पर, तो उसमें ये पहली बार बना। तो कहा गया हाँ भाई, हमको अब ये हिग्स बोसॉन की जो थियरी है वो क्लियर हमको मिल गई, गॉड पार्टिकल बन गया, मिल गया हमको। ये कहानी है हमारी किसकी? बोसॉन की। तो यदि कभी तुमसे हिग्स बोसॉन पे पूछा जाए ये क्या है, क्यों गॉड पार्टिकल कहते हैं, तो जो पहला पार्टिकल जिसने इंटरैक्ट किया उससे बना। ठीक है ना। जैसे जो हम एटम पढ़ते हैं, एटम में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। यही होता है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये किसी भी एटम का स्टेटस डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? स्टेटस। और जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम का कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। क्लियर हो रही बात? क्योंकि वही मूव कर रहा होता है। तो हिग्स बोसॉन का ये कहना है कि जो मास है वो हिग्स फील्ड के इंटरैक्शन के बाद बना है, और वही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और बोसॉन है। और जो फोटॉन है उसने इंटरैक्ट नहीं किया, इसलिए वो मास नहीं है उसमें। इतनी सी बात है हिग्स बोसॉन की, जो आपको समझनी चाहिए। समझा लोगे? एकदम सरल ढंग से समझाया ना मैंने। देखो, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, एक तो होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक होता है एपलेट ज्यूरिसडिक्शन, एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, मेंस में, प्री में भी पढ़ा हुआ है। अभी ये क्यों आखिर में खबरों में आ रहा है? क्यों भाई, ये खबरों में क्यों चल रहा है? अभी सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई करता है, लेकिन ये खबरों में क्यों आ गया अचानक से? देखो, आपको पता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या चीजें जिसको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है, उसके लिए कहीं दूसरी जगह सुनवाई नहीं होती, यही है ना। एक तो आर्टिकल 32 वाला है, जिसमें कई लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये है, कई लोग कहते हैं ये नहीं है। क्यों? क्योंकि
उसमें हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन दोनों विचार अलग अलग लोग मानते हैं। हम कहते हैं है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 32 में भी जा सकते हैं और आर्टिकल 226 में भी जा सकते हैं, ये आपको याद होगी चीजें। एक बात। दूसरी बात, ये जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है आर्टिकल 131 में है, और इसमें ये कहा गया है कि जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, स्टेट वर्सेस स्टेट, टू और मोर स्टेट वर्सेस टू और मोर स्टेट, स्टेट वर्सेस यूनियन, टू और मोर स्टेट वर्सेस यूनियन, ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, यही है ना। तो इनका ये कहना है कि अभी अचानक से यूनियन के अगेंस्ट स्टेट के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं, समझ गए। इसलिए ये जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पूछेंगे वो आपसे, तो एक और पूछ सकते हैं कि आप हमें ये बताइए कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। अभिलेख न्यायालय हिंदी में बोलते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है। अब तुम आज बताओ, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। बैठ के बताओ, बैठ के बताओ, हाँ चलो। हमेशा याद रखना 3 पॉइंट होते हैं इसमें। पहला, रिटन वर्डिक्ट, लिखित होगा सब कुछ। नंबर 2, द जजमेंट्स कैन बी यूज्ड एज प्रेसिडेंस बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, प्रेसिडेंस के रूप में यूज हो सकता है। और तीसरा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिश कर सकता है ये, ठीक है ना, पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट। ये 3 चीजें अपने दिमाग में रखना, इसी 3 बिंदुओं में लिखा जाता है। तो चलो तुम्हारी बात हो गई क्लियर। अब इसमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में याद रखिएगा कि किन चीजों में नहीं होता है। तो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज होती हैं, क्लियर, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को अलग ही कर दिया गया है, आपको पता है। मैटर्स रेफर टू फाइनेंस कमीशन, ये एक्सेप्शन जरूर याद रखना, मैटर्स रेफर टू द फाइनेंस कमीशन। देन एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ऑर्डिनरी डिस्प्यूट of commercial nature between the center and the states, or recovery of damages by a state against the center। हो गया कि नहीं हुआ? ऑल डन। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अब देखो, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन आप पढ़ लेना, क्योंकि यदि इतना पढ़ा दिया तो उसको पढ़ा देना, नहीं तो हमें तो जैसे ऐसा हो जाए कि हम क्लास ले रहे हैं तुम्हारी, वो हम चाहते नहीं है, ठीक है। कि 370 के बाद, मतलब 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा चेंज क्या आया, कोई बताएगा? इकोनॉमिक चेंज में, चलो बता देते हैं। देखो 370 जब खत्म हुआ, उसके बाद वहां पर जिस कंडीशंस में चीजें चेंज हुई हैं, तो वहां पर जो छोटे छोटे किसान थे जो लेवेंडर की खेती कर रहे थे, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए। किसकी खेती कर रहे थे? लेवेंडर की। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए। पहले यूरोप में ही होता था, अब यहां होने लगा है। सैफरन के अलावा लेवेंडर ने भी बहुत फायदा दे दिया है। याद है ना, वो लेवेंडर कलर होता है कैसा, ब्लू वॉयलेट टाइप का, वो उसकी वजह से। तो डोडा में जम्मू कश्मीर के ये लेवेंडर का कल्टीवेशन काफी कुछ हो गया है, और इसीलिए याद रखिएगा हमारे यहाँ पर्पल रिवॉल्यूशन या लेवेंडर रिवॉल्यूशन ये शुरू किया गया है। और इसमें जो मिशन है उसको हम बोल रहे हैं अरोमा मिशन। क्या बोल रहे हैं? अरोमा मिशन। तो ये CSIR का एरोमा मिशन है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को बहुत फायदा हुआ है।
ठीक है। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस को ट्रेनिंग दी गई है, लगभग 75,000 फार्मिंग फैमिलीज को सपोर्ट दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा लेवेंडर जो है ये मिंट फैमिली का है। किसका है? मिंट फैमिली का। लैमियासी, लैमियासी, LAMIACEA, लैमियासी, ठीक है। और इसका इस्तेमाल खाने में होता है, मेडिसिन में होता है और ऑर्नामेंट्स में होता है, ठीक है। यूरेशिया में खास तौर से होता था, और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इसका फेवरेबल है, जहां पर हॉट ड्राई समर्स होते हैं और माइल्ड विंटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो मिशन एरोमा है हमारा, उसको थोड़ा सा आप देखिएगा। ये अभी खबर में आज ही आया है, पढ़ तो लिया होगा आपने, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं, बाकी सब ठीक है। गेप लिमिटेशन कितने लोगों ने पढ़ लिया? गेप लिमिटेशन, GAPE, गेप लिमिटेशन। कुछ याद आ रहा है? एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है, चलो ये भी याद दिला दिया। चलो, प्रे और प्रीडेटर से रिलेटेड है। PREY, प्रे और प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब जो खाता है, प्रे जो शिकार हो जाता है, शिकार और शिकारी। प्रीडेटर मतलब शिकारी और प्रे मतलब शिकार। ये जो गेप लिमिटेशन है, इसका मतलब ये है कि जो प्रीडेटर है, जितना उसका मुंह खुलता है उतना ही बड़ा वो प्रीडेटर प्रे खा सकता है। ये गेप लिमिटेशन है। लेकिन अब कहानी ये है कि इस गेप लिमिटेशन को जानवर भी समझते हैं, और इसीलिए जो प्रे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब कोई सामने खतरा आता है तो फूल जाते हैं, ठीक है, बाल बाल खड़े कर लेते हैं, तो उसको लगे इसको तो खा नहीं सकते हम। तो ये इवोल्यूशनरी मॉडल है। तो प्रीडेटर भी अपना मुंह धीरे 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 बड़ा बनाते जा रहे हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। और जो प्रे हैं वो भी अपने को बचाने के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। तो ये है हमारा गेप लिमिटेशन जो आ रहा है। अब देखो, इसको तुमसे कभी पूछा जाए और तुमसे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा, कभी तुमसे पूछे इसमें कौन सा एनवायरमेंट का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या बताओगे? आप बोलोगे सर इसमें गेप लिमिटेशन वाली बात दिख रही है कि सुरसा तभी खा सकती थी जब हनुमान जी उसके मुंह से छोटे होते। हनुमान जी अपने आप को बड़ा करते चले जा रहे थे, जैसे प्रे बड़ा करते चले जाते हैं। ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है जिसको ध्यान रखना है। एक आपने क्लीन एयर फ्लैगशिप भी पढ़ा होगा, ये तो सबने पढ़ा, ये तो अखबार में खूब कई बार आ चुका। क्लीन एयर फ्लैगशिप, ये CCAC की एनुअल कॉन्फ्रेंस जो हुई, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन CCAC, इसकी एक एनुअल क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें क्लीन एयर फ्लैगशिप इनिशिएटिव शुरू किया गया। कोशिश ये है कि पूरे विश्व में क्लीन एयर हमको मिले वैश्विक स्तर पर। कन्वीन किया था UNEP ने, प्री के लिए याद रखना, इंटरव्यू के लिए याद रखना।
इसका जो एम है वो 3 है। एक तो सेविंग लाइव्स, दूसरा स्लोइंग क्लाइमेट चेंज, और तीसरा मैक्सिमाइजिंग को बेनिफिट्स। मैक्सिमाइजिंग को बेनिफिट्स। इसमें जो एक्टिविटीज हैं वो 5 एक्टिविटीज हैं क्लीन एयर फ्लैगशिप इनिशिएटिव में। नंबर 1, एम्पलीफाई एंड स्ट्रेंथन। एम्पलीफाई एंड स्ट्रेंथन किस किस चीज को? नंबर 1, रीजनल एंड मल्टी लेवल गवर्नेंस, कोऑपरेशन एंड कैपेसिटी। दिस इज एम्पलीफाई एंड स्ट्रेंथन। दूसरा है स्ट्रेंथन साइंस कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन गैप को खत्म करना है। तीसरा, एलिवेट एयर क्वालिटी एजेंडा, लोग इसके बारे में बातचीत करें, आगे बढ़ाएं। ठीक है, एक नेटवर्क है जिसको हम बोलते हैं ब्रीथ लाइफ नेटवर्क, उसको भी आगे बढ़ाया जाए, ब्रीथ लाइफ नेटवर्क। चौथा, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को बढ़ाएं। और पांचवा, टू मोबिलाइज फाइनेंस, लगभग $30 to 40 मिलियन लगेंगे इसमें। क्लीन एयर फ्लैगशिप 2024 में एक तो क्लीन एयर टास्क टीम बनानी है, क्लीन एयर टास्क टीम। एक नॉलेज प्लेटफॉर्म बनाना है, सपोर्ट करना है कंट्रीज को, रीइन्वेस्ट इन ब्रीथ लाइफ, और ग्लोबल कोऑपरेशन थ्रू कन्वीनिंग सर्टेन मीटिंग्स। एक और छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे इकोनॉमिक्स के लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, न्यू इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये है, आपको पता होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हुई है। क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ठीक है। ये इसलिए हुआ है ताकि क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को बनाए रख पाए हम लोग, सप्लाई चेन। और इसी तरह से यूएसए के साथ हमने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इसमें 13 मेंबर्स हैं, आपको ये पता है। 13 ऑस्ट्रेलिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, स्वीडन, यूके, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, इटली एंड इंडिया। ये बाद में नाम जोड़ दिया मैंने। ये देखो क्या हुआ कि जो चाइना है उसके पास सबसे ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स हैं,
और 16 क्रिटिकल मिनरल्स का वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये हमारे हर उस जगह के लिए इंपॉर्टेंट है जिससे हम आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना रहे हैं, चाहे कंप्यूटर्स हों, माइक्रोचिप्स हों, मोबाइल्स हों, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर एग्रीमेंट करें और वो इसको प्रोक्योर करें, वो इसको खरीदें, वो इसका सप्लाई चेन मेंटेन करें, वो सारा कुछ कर लें। तो इसलिए ये क्रिटिकल मिनरल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए कहा गया है कि हमें इसकी सप्लाई चेन को मेंटेन करना है। और इसी कारण से यदि आप देखो तो हमने काबिल बनाया है, KABIL, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल। ठीक है। और अभी जो पहले एटॉमिक मिनरल लिस्ट में कुछ खनिज हुआ करते थे, मिनरल्स हुआ करते थे, उसको हमने उससे डिलिस्ट किया और कहा कि प्राइवेट इंडस्ट्री भी इसमें काम कर सकती हैं। और ये है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंड किया और 6 मिनरल्स को हमने प्राइवेट प्लेयर्स को भी माइन करने की इजाजत दे दी। ये इंपॉर्टेंट है। ये हैं लिथियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, जिरकोनियम, नियोबियम, NIOBIUM नियोबियम, और टैंटलम, TNTALUM टैंटलम। तो जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, क्रिटिकल मिनरल देख लीजिए क्या क्या है। और हम इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि ताइवान का पंगा आपको पता ही है, कब ताइवान पर चाइना अपने हिसाब से कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है, हमें ये ज़रूरत है। तो इसलिए हम इसकी सप्लाई को, इसके लॉजिस्टिक्स को हम मेंटेन करना चाहते हैं, इसकी माइनिंग हम करना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV जो हम कर रहे हैं, उसका रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ रही है। और इसके लिए अभी जम्मू कश्मीर में मिला कि नहीं मिला, कितना बड़ा रिजर्व मिला, किस चीज़ का मिला है, लिथियम का। तो ये रिजर्व भी हमारे लिए काम आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक ये भी टॉपिक आप अपने दिमाग में रखिएगा।